हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कुछ सिचुएशंस, कुछ केसेस, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है और उन पैरामीटर्स में वेरिएशन लाने से वो वैल्यू कैसे अफेक्टेड हो जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट केस, दैट इज केस नंबर 1। इस केस में हमने दो मासेस अज्यूम किए हैं, वन इज योर m1 एंड वन इज योर m2। वी हैव टेकन टू मासेस। अभी इन मासेस का क्या करना है, उससे पहले हम एक बार ये रिकॉल कर लेते हैं कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन डिराइव किया था हमारे लास्ट वीडियो में। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को एक बार देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट around any mass because of its weight is given by this expression. This expression says that acceleration due to gravity is nothing but the product of your gravitational constant and the mass of the object divided by the distance between the two objects. अच्छा, अभी हमने मास तो एक लिया है, लेकिन ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स कौन सा कह रहे हैं हम? देखिए, आपके पास सपोज कोई भी एक मास है, सपोज ये m1 मास है। अगर इस m1 मास की ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो वो ग्रेविटी किसको अफेक्ट करेगी? वो ग्रेविटी इसको खुद को अफेक्ट तो नहीं करेगी। दैट ग्रेविटी इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर एक ऑब्जेक्ट है और हम ये बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, ग्रेविटी एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है कि उसकी ग्रेविटी का असर कहाँ तक स्प्रेड हुआ है। तो आपके पास जो ये मास है, इस मास के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हुआ इसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। और अगर उस ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कोई भी और ऑब्जेक्ट लाके रख देते हैं, तो ये इसके और इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज दिस r। सो r इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट जिसके वजह से ये इतना इंटेंस एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हुआ है और उस ग्रेविटेशनल में फील्ड में पड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट। इन दोनों मासेस के बीच में क्या डिस्टेंस है, इन दोनों मासेस के बीच में क्या डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी, राइट। अच्छा, अगर आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका बहुत प्रोमिनेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है, प्रोमिनेंट ग्रेविटेशनल फील्ड होने के लिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात कर रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट गॉट टू बी वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड। दैट ऑब्जेक्ट्स मास इज सपोज टू बी वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर मासेस बहुत कम होते हैं तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होता है वो बहुत वीक फील्ड क्रिएट होता है, बहुत छोटा सा फील्ड क्रिएट होता है। दैट मीन्स वो आसपास के ऑब्जेक्ट्स को कुछ खास अफेक्ट कर ही नहीं पाता। तो अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व इफेक्ट which is created due to a very because of existence of a very strong gravitational field, तो उस तरह का फील्ड समझने के लिए आपको जो मास लेना पड़ेगा, that has to be a very huge mass। तो as huge as a celestial body, as huge as earth, as huge as moon, तो जितने भी हमारे celestial bodies होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड्स इतने बड़े मासेस का ही इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इतने बड़े मासेस का फील्ड ही इतना इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर पाता है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर सके, उसको अपनी तरफ पुल कर सके, राइट। तो हमने यहाँ पर, अच्छा, अगर हम इस तरह का बहुत बड़ा मास लेते हैं, अगर हम ऐसा कोई बहुत बड़ा मास लेते हैं, तो इतने बड़े मास का जो रेडियस होता है वो भी ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा होगा। इफ योर मास इज गोइंग टू बी लार्ज, then the radius is also going to be very prominent, and sometimes this radius is very big and the distance between the this body and the object is not that big comparatively. That means अगर आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस मैं r1 से डिनोट करती हूँ, तो जो ये रेडियस है, this radius will be definitely very very big in comparison to this distance r। जो इस ऑब्जेक्ट का इस मास का, इस बड़े वाले मास का, मतलब इस प्लैनेट का डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट के साथ होगा, दैट इज आर डिस्टेंस। ये जो उसके सरफेस से इसका डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट के रेडियस के हिसाब से कुछ खास नहीं है। जैसे अगर आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ है, आप अर्थ के सरफेस पे थोड़ी सी दूरी से कोई भी ऑब्जेक्ट रखें, तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में क्या ही डिस्टेंस होगा,
कितना भी डिस्टेंस हो जाए, लेकिन वो अर्थ के रेडियस के हिसाब से बहुत कम होगा। तो एट टाइम्स जो हमारे पास इस ग्रेविटेशनल जो आपके पास ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जिसमें कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू ली गई है, द वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स हम सेलेस्टियल बॉडी का रेडियस ही ले लेते हैं। बिकॉज एक्चुअली में देखिए, एक्चुअली में तो जो इन दोनों चीजों के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, एक्चुअली में तो जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस दिस डिस्टेंस विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट फ्रॉम द सरफेस टू द बॉडी। एक्चुअली में तो ये डिस्टेंस आएगा, लेकिन इसमें जो ये आर फैक्टर है, दिस आर फैक्टर इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको निग्लेक्ट ही कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, बिकॉज प्रोबेबली कैलकुलेशंस में इतना छोटा वैल्यू ऑफ आर इज नॉट गोइंग टू मेक मच अ डिफरेंस, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अ सेलेस्टियल बॉडी, the distance between celestial body and any other object which is kept in its gravitational field, वो distance हम normally celestial body के radius के बराबर ही ले लेते हैं, right? So यहाँ पर इस expression में आपके पास जो ये r है, effectively this is nothing but the radius of a celestial body, किसी भी celestial body का radius है। अब हमारे पास जो ये सिचुएशन है, जो हम केस 1 में सिचुएशन स्टडी करने वाले हैं, वो ये सिचुएशन है कि सपोज आपने एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी में स्विच करना है। सपोज यू वांट टू स्विच फ्रॉम वन सेलेस्टियल बॉडी टू द अदर सेलेस्टियल बॉडी, देन व्हाट इज द प्रोबेबल चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी विच इज ब्रॉट, दैट इज समथिंग वी हैव टू स्टडी हियर। चलिए देखिए, अब हम इसमें मान लेते हैं दैट वी आर स्विचिंग बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी में जाना है, और इस तरह से जाना है कि आपके पास जो दूसरे वाली सेलेस्टियल बॉडी है उसका रेडियस पहले सेलेस्टियल बॉडी से बिल्कुल डबल है। दिस इज द अजम्पशन, वी जस्ट अज्यूमिंग दैट योर R2 इज 2 times योर R1, ठीक है। दिस इज द अजम्पशन दैट योर R2 इज डबल द वैल्यू ऑफ योर R1। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपका रेडियस में वेरिएशन आ रहा है, रेडियस में आप वेरिएशन कर रहे हैं, provided the material composition of the two objects is not allowed to change। अगर आप एक ऐसी बॉडी से दूसरी ऐसी बॉडी पे जा रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि इनका जो कॉम्पोजिशन है, जो इनका मॉलिक्यूलर लेवल पे कॉम्पोजिशन है, वो मोर और लेस सेम है, वो मोर और लेस सेम है। मॉलिक्यूलर लेवल का कॉम्पोजिशन अगर सेम है तो वो आपको क्या आइडिया देता है, वो आपको ये आइडिया देता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो डेंसिटी है वो सेम होनी चाहिए। आपके पास एक टर्म आती है डेंसिटी, डेंसिटी इज सेम। डेंसिटी को हम ज्यादातर इस ग्रीक सिंबल रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपका डेंसिटी सेम है। अगर आप एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पे स्विच कर रहे हैं एंड यू आर अज्यूमिंग कि उनका मटेरियल कॉम्पोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके ऊपर जो भी जिस तरह से भी वो सेलेस्टियल बॉडी कंपोज्ड है, उनका कॉम्पोजिशन लगभग सेम है। तो कॉम्पोजिशन सेम होने की वजह से हम ये मान सकते हैं कि उनकी डेंसिटी इज सेम। डेंसिटी when we are switching from one body to another body is same। तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऑब्जेक्ट का मास डेफिनेटली चेंज कर जाएगा। देखिए, जब आपने ऑब्जेक्ट का रेडियस बढ़ा दिया, जब आपने ऑब्जेक्ट का रेडियस बढ़ा दिया तो रेडियस के बढ़ा देने से आपका मास भी चेंज कर जाएगा। अगर आपके एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में स्विच होने से रेडियस, मास दोनों चीजें चेंज हो गई हैं, तो ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा वो बताना सिर्फ देखकर मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर हमने रेडियस की वैल्यू चेंज कर दी, देखिए इस रिलेशन से वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस और द रेडियस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। तो अगर आपका रेडियस बढ़ रहा है, अगर आपका रेडियस बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ बढ़ रहा है, when we are switching from one object to the other object, the radius is undergoing an increment। तो रेडियस बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। Why? Because they are inversely proportional। लेकिन रेडियस के बढ़ने से मास भी तो बढ़ रहा है, रेडियस के बढ़ने से मास भी बढ़ रहा है, और मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बढ़ना चाहिए बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई मीन ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है कि रेडियस के बढ़ने से ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन रेडियस के बढ़ने से मास भी बढ़ रहा है और मास के बढ़ने से ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। तो हमारे पास नेट इफेक्ट क्या आने वाला है?
हमारे पास नेट इफेक्ट क्या आने वाला है? जस्ट बाय सीइंग द रिलेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड और टू कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ फाइनली ये हो जाएगा कि इन दोनों में से ये दोनों जो कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट्स हैं, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट ग्रेविटी की वैल्यू को बढ़ा रहा है, दूसरे का इंक्रीमेंट जो कि साथ साथ ही हो रहा है वो ग्रेविटी की वैल्यू को कम कर रहा है, तो दोनों इंक्रीमेंट्स ग्रेविटी की वैल्यू में अलग अलग इफेक्ट्स लाएंगे। तो हमारे पास नेट इफेक्ट क्या आने वाला है, आई मीन ओवरऑल ग्रेविटी को क्या होने वाला है, वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, अब अगर हमने ये बता दिया है कि आपके पास रेडियस डबल हो गया है एंड डेंसिटी इज सेम, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट डेंसिटी इज नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रेडियस के वेरिएशन से बॉडी के मास में कोई चेंज ना आए। देखिए, मैंने अभी ये नहीं बोला कि मैं बॉडी का मास चेंज कर रही हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी में जा रही हूँ, जिससे कि देखने में आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है, आपको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि एक थोड़ी छोटी है और एक उसके हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है। तो दैट मीन्स रेडियस, क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनका जो शेप होता है वो मोर और लेस क्या है, इट्स मोर और लेस अ स्फेरिकल शेप। तो आप स्फीयर की शेप अगर देखें तो स्फीयर की शेप को देखकर आप ये कह सकते हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, रेडियस की वेरिएशन से दोनों ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इट इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू होती है, और जितने भी आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका जो शेप है वो मोर और लेस एक स्फीयर जैसा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम को हम 4/3 पाई आर क्यूब मान लेंगे, जिसमें आर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी, राइट। तो अभी क्या होगा कि ऐसे सिचुएशन में जहां पे हमने रेडियस में वेरिएशन कर दिया, माने साइज में वेरिएशन कर दिया, वॉल्यूम में वेरिएशन कर दिया, लेकिन हम डेंसिटी का वेरिएशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि दोनों सेलेस्टियल बॉडीज का जो उनका जो कॉम्पोजिशन है मॉलिक्यूलर लेवल पे वो लगभग सेम है। तो ऐसे केस में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज टू चेंज, इट हैज टू अंडरगो अ चेंज। व्हाई? बिकॉज मास is given as the product of your volume and density। जो आपका मास होता है, मास होता ही क्या है, मास आपकी वॉल्यूम और डेंसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे केस में अगर आपकी डेंसिटी, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है और रेडियस के वेरिएशन पे डायरेक्ट फर्क आपके वॉल्यूम पे पड़ रहा है, क्योंकि रेडियस पे डिपेंडेंट है आपका वॉल्यूम। सो इन केस योर वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, दैट विल डेफिनेटली चेंज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, That will definitely change the mass of the object। तो इसका मतलब अगर आप एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पे स्विच करते हैं तो उसमें रेडियस के वेरिएशन की वजह से मासेस में भी वेरिएशन आ ही जाएगा। लेकिन मास में वेरिएशन कितना आएगा वो हमें निकालना है। कि सपोज हम ये मान लेते हैं कि आपके पास जो रेडियस 2 है दैट इज 2 times द रेडियस 1। That means radius of the second celestial body is double the radius of the first celestial body। तो इस केस में हो सकता है कोई सोचे कि यार अगर रेडियस डबल हो गया तो मास भी डबल ही हो जाएगा, शायद नहीं, मास डबल नहीं होगा। मास को क्या होगा, देखिए मास आपका चेंज तो 100% होगा। वॉल्यूम में इंक्रीज होने से देखिए ये जो रिलेशन है यहां से पता चलता है कि अगर डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम एंड मास दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जिसका मतलब है कि अगर रेडियस बढ़ रहा है जिसके वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम के बढ़ने से मास को बढ़ना ही चाहिए, मास मस्ट इंक्रीज। पर मास कैसे इंक्रीज कर रहा है, क्या रेडियस के डबल होने से मास भी डबल हो रहा है या किसी और फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है? दैट इज समथिंग वी हैव टू फिगर आउट हियर। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट। चलिए देखिए, यहां पर हमने m1 निकाल लिया, हमारा m1 in terms of the volume 1 and the density, and likewise we have evaluated m2 also, which is nothing but the product of your volume 2 into density। volume 1 volume 2 मैंने क्यों लिए, क्योंकि वॉल्यूम्स आपके चेंज डेफिनेटली होने वाले हैं with the change or with the change which is brought in the value of radius। तो यहाँ पे जो आपके पास m1 की वैल्यू आएगी that will be volume 1 into density, that will be volume 1 into density। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। So this is 4/3 pi r1 cube into d। उसी तरह से आपके पास यहाँ पर m2 की वैल्यू आ जाएगी which is nothing but the product of your v2 and density। तो यहाँ पे 4/3 pi 2r1 का क्यूब इंटू डेंसिटी, मतलब कि मैंने ये रिलेशन यूज कर दिया यहाँ पर r2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r1। इस रिलेशन को यूज करके हमने m1 और m2 ये दो मासेस के बीच में रेशियो इवैल्यूएट करा है
and the ratio is coming out to be 1:8, from where we conclude that your M2 is 8 times your M1. इसका मतलब अगर आप दो सेलेस्टियल बॉडीज के में स्विच करते हैं, आप रेडियस को डबल करते हैं, क्योंकि जब हम एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी में जा रहे हैं, वी आर सिंपली डबलिंग द रेडियस. तो अगर आप रेडियस को डबल करते हैं तो मास डबल नहीं होता, मास 8 टाइम्स हो जाता है. इस रिलेशन से हमें ये समझ में आता है कि आपके पास जो M2 है वो M1 के 8 टाइम्स है, वो M1 के डबल नहीं है, वो M1 के 8 टाइम्स है. तो इसका मतलब मास आपका इतना ज्यादा बढ़ गया. रेडियस के केवल डबल करने से आपका मास 8 टाइम्स हो जाता है, प्रोवाइडेड आपका डेंसिटी कांस्टेंट है. दैट मींस ऑब्जेक्ट का मटेरियल कॉम्पोजिशन इज नॉट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ चेंज. तो यहां से हमें मासेस में क्या चेंज आ रहा है वो पता चल गया. अब हम बहुत इजीली, क्योंकि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि रेडियस को डबल करने से मास पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मास पे क्या इफेक्ट आ रहा है. अब इट इज वेरी इजी टू फिगर आउट दैट व्हाट इज द चेंज विच इज लाइकली टू बी कमिंग इन द वैल्यू ऑफ योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. चलिए देखिए, अब हम निकालते हैं दोनों मासेस के द्वारा क्रिएट की गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू. सो वी आर जस्ट यूजिंग दिस रिलेशन 2 times here. Firstly to evaluate the value of G1 and then to evaluate the value of G2. तो G1 का वैल्यू आपका क्या है, Gm डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, और G2 का वैल्यू क्या रहेगा आपका G, और इसके मास की जगह जो इसका अपडेटेड मास है वो कितना है, 8 टाइम्स द फर्स्ट मास. आई मीन जो भी आपका M1 है, अगर हमने M1 M लिया हुआ है तो आपके पास M2 विल बी 8 टाइम्स ऑफ दैट मास डिवाइडेड बाय 2R1 का स्क्वायर. मतलब अगर आपके पास पहले का रेडियस R1 है तो दूसरे का रेडियस पहले के रेडियस के डबल है. ये तो हमारा असम्पशन था ही स्टार्टिंग में. तो ये आपके पास G1 और G2 की वैल्यू हो जाएगी. फिर अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं. रेशियो आपका इवेल्युएट करने के बाद हमारे पास ये कंक्लूजन आता है, दैट वैल्यू ऑफ द न्यू और द अपडेटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट वी गेट ऑन डबलिंग द रेडियस इज गोइंग टू बी doubled, is going to be twice. That means अगर आप रेडियस को डबल कर देते हैं, तो आपके पास रेडियस के डबल होने में ग्रेविटी की वैल्यू में रिडक्शन आनी चाहिए, लेकिन रेडियस के डबल होने से मास की वैल्यू 8 टाइम्स बढ़ जाती है. रेडियस तो आपने सिर्फ ट्वाइस किया, लेकिन आपके पास जो मास की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगी. और उसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि ग्रेविटी की वैल्यू, फाइनल इफेक्ट जो आने वाला है, देखिए एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, फाइनल इफेक्ट जो आपकी ग्रेविटी पे आएगा वो इंक्रीमेंट आएगा. द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट हियर विल ऑल्सो गेट डबल्ड. सो योर G2 इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ योर G1. देखिए ये एक स्पेशल केस है जहां पर हमने ऑब्जेक्ट की शेप को कंसिडरेशन में लिया, हमने ऑब्जेक्ट को स्फीयर लिया है, क्योंकि नॉर्मली आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरेट करते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं. आप, मैं, हमारे आसपास छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स, हमारी ग्रेविटी, हमारे मास की वजह से पैदा होने वाली ग्रेविटी को खास मायने नहीं रखती. ठीक है, तो जितनी भी आपके पास noticeable acceleration due to gravities हैं, they are mainly coming from the side of extremely huge masses, somewhat like celestial masses. तो हमने यहाँ convenience के लिए दो celestial bodies ले ली थी comparison के लिए. वैसे आपके पास जो ये exact relation आया है, जो मैंने आपको relation निकाल कर दिखाया है, ये सिर्फ की ग्रेविटी की वैल्यू डबल हो जाएगी या मास की वैल्यू 8 टाइम्स हो जाएगी. ये जो मास की वैल्यू 8 टाइम्स हुई है ये सिर्फ तब हो पाई है अगर आपके पास जो मासेस की शेप आपने अज्यूम करी है वो स्फीयर है. अगर इंस्टेड ऑफ स्फीयर कोई और शेप होती तो हो सकता है रिलेशन में कुछ चेंजेस आ जाते, फाइनल वैल्यू आपकी थोड़ी डिफरेंट आ जाती. तो ये आपके केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में रिलेशन निकला है आपके पास, या आप ये कह सकते हैं कि प्लैनेट्स के केसेस में ऐसा हो सकता है क्योंकि प्लैनेट्स आपके स्फेरिकल इन शेप होते हैं. Right, but the important point here is that eventually this explanation will explain the contradiction which was arising, that with increase in the value of radius the value of G should decrease, but increasing the value of radius will also increase the value of M, and M value increment causes increment in the value of G. So finally what was supposed to happen to the value of G, this is going to explain you that finally the value of gravity is going to undergo an increase on getting an increment in the value of the radius.
रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटी की वैल्यू फाइनली बढ़ेगी ही, क्योंकि मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मास के बढ़ने का जो इफेक्ट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो रेडियस के बढ़ने के इफेक्ट को ओवरशैडो कर जाता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 था जिसमें हमने ये डिस्कस करा दैट व्हाट विल हैपन व्हेन वी आर स्विचिंग फ्रॉम वन सेलेस्टियल बॉडी टू द अदर सेलेस्टियल बॉडी। ओके जी, अब हमारा केस 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। केस 2 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू एक सिंगल प्लैनेट के ऊपर कैसे चेंज कर जाता है। सपोज आपके पास एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, हमने इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करनी है। सपोज हमारा अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ, राइट। अब क्या होता है कि हमने यहाँ पर हमारा अर्थ ले लिया है, हम एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी में स्विच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ एक ही सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करने वाला है अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में, अर्थ की अलग अलग डायरेक्शंस में, वो क्या फील करने वाला है। ठीक है, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक हियर। देखिए, हमारा जो अर्थ है दिस इज स्फेरिकल इन शेप, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, क्योंकि जो आपका परफेक्ट स्फीयर होता है उसका एक कांस्टेंट रेडियस होता है, लेकिन अर्थ का जो रेडियस है वो कांस्टेंट नहीं है। हम जो एक वैल्यू लेते हैं वो एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, बट वो वैल्यू अगर आप बहुत प्रिसाइजली चेक करें तो अर्थ के पूरे सरफेस पे चेंज करती रहती है। आपका जो अर्थ है दिस इज समवॉट फ्लैटेंड टुवर्ड्स द पोल्स। If you just remember those geographical things and the geographical structure of your earth, then you will understand that earth is somewhat flattened toward the poles. आपके पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और पोल्स के पास आपका जो अर्थ है वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है, राइट। एंड इट इज कंपैरेटिवली मोर बल्जी एट द इक्वेटर। जो आपका इक्वेटर है, which is nothing but what is equator? Equator is an imaginary circle. It's an imaginary circle that divides the earth into two equal halves, and the two equal halves are your northern hemisphere and the southern hemisphere. ऐसे ही होता है हमारे अर्थ का शेप कुछ। तो आपके पास ये जो रेडियस रहेगा, अगर आप अर्थ के सरफेस पे टुवर्ड्स द पोलर कंट्रीज जाएं, तो सेंटर से लेके जो आपके पोलर रीजन्स हैं, जो आपका पोलर रेडियस है, आप ये कह सकते हैं दिस इज योर पोलर रेडियस, दिस इज योर पोलर रेडियस। ये भी आपका पोलर रेडियस है, और उसी तरह से ये भी आपका पोलर रेडियस है, दिस वन, ये भी पोलर रेडियस है, ये भी पोलर रेडियस। आपका जो पोलर रेडियस है ये अर्थ का शॉर्टेस्ट रेडियस है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ फ्लैटेंड है। अर्थ के सेंटर से लेके अगर आप दोनों में से किसी भी पोल्स तक जाते हैं तो एक रेडियस बनता है, वो रेडियस अर्थ का सबसे छोटा रेडियस है। लाइकवाइज अर्थ के सेंटर से लेकर अगर आप इक्वेटर पे ट्रेवल करते हैं, अगर आप पूरे इक्वेटर पे ट्रेवल करते हैं, देखिए इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी सर्कल है। इक्वेटर इज नॉट समथिंग लाइक डिस्क जो हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में पूरी तरह से अलग कर रहा है। नो, वो एक सर्कल है। इट्स जस्ट एन इमेजिनरी लाइन यू कैन से, विच इज रनिंग एट द लार्जेस्ट सर्कमफ्रेंस वैल्यू। तो वो एक इमेजिनरी सर्कल है, और अगर आप उस सर्कल पे मूव करें, आप ये तो मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशन में शो करा है, आप इसको इमेजिन कीजिए समवॉट लाइक दिस। अगर आप इस सर्कल पे मूव करते हैं और सेंटर से उस सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं, तो वो आपका लार्जेस्ट रेडियस होगा। तो इसका मतलब एक आपके पास आता है यहाँ पर इक्वेटोरियल रेडियस, एक आता है आपके पास इक्वेटोरियल रेडियस। तो वैसे तो इसके कई रेडियस हो जाएंगे इस तरह से, क्योंकि आपके पास रेडियस कांस्टेंट है ही नहीं। तो पोलर रेडियस इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट रेडियस ऑफ अर्थ, एंड इक्वेटोरियल रेडियस, बिकॉज इक्वेटर क्लोज टू इक्वेटर आपका अर्थ थोड़ा सा बल्जी है, तो इक्वेटोरियल रेडियस इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट रेडियस। दैट मीन्स रेडियस का वैल्यू ही आपका वेरिंग है, विच शोज दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। इट इज स्फेरिकल बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्योंकि आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जो कि होती है Gm/r²। देखिए अब इस रिलेशन में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलवेज अ कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। मास अब यहाँ पर अर्थ का है, मास तो अब चेंज नहीं हो रहा। आप कहीं पर भी ट्रैवल कर लीजिए, कहीं पर भी अर्थ के सरफेस पे चली जाइए, अर्थ का मास तो वही लेना पड़ेगा आपको जो एक मास है। इसका मतलब आपका क्या चेंज हो रहा है, लेकिन आपका रेडियस चेंज हो रहा है।
हम जो ये रेडियस ले रखा है हमने r², दिस रेडियस फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस हम ये कांस्टेंट ले लेते हैं, लेकिन अगर आप प्रिसाइजली रेडियस को देखें तो रेडियस इज अंडरगोइंग अ चेंज, एंड आई टोल्ड यू द रीजन दैट व्हाई इज दिस अंडरगोइंग अ चेंज. नाउ बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस, the change in this radius, the value of acceleration due to gravity on the surface of the earth also undergoes changes. ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका पोलर रेडियस सबसे कम है, पोलर रेडियस आपका सबसे कम है, तो जब आपका सबसे कम रेडियस होगा उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए. तो आपके पास मोर और लेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो वैल्यू ली जाती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, पर ये एक नॉन रेकरिंग डेसिमल है, इसके आगे भी काफी कुछ डिजिट्स आते हैं. तो जो आपका पोलर रेडियस है उसमें इसकी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वर्जन वाली वैल्यू है वो आपकी कहाँ एग्जिस्ट करेगी, पोलर रेडियस पे. कि अगर आप टुवर्ड्स द पोलर कंट्रीज चले जाएं और जो रेडियस आप कंसिडर करें विच इज द पोलर रेडियस, इन दैट केस using the value of the polar radius you will get minimum value, you will get maximum value of this. क्योंकि जहां पर आपके पास रेडियस की वैल्यू सबसे कम होगी वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो जाएगी. तो पोलर रेडियस को यूज करके आपके ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम आता है. ठीक उसी तरह से अगर आप इक्वेटोरियल रेडियस की वैल्यू यूज करते हैं, बिकॉज इक्वेटोरियल रेडियस इज द लार्जेस्ट रेडियस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो अगर आप इक्वेटोरियल रेडियस की वैल्यू यूज करते हैं, इन दैट केस आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो मिनिमम आएगी. वो अपनी 9.8 वाली रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो आपकी कब एग्जिस्ट करेगी, दैट इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर द इक्वेटोरियल रेडियस. इक्वेटोरियल रेडियस आपका अर्थ का सबसे बड़ा रेडियस है, सो लार्जेस्ट द वैल्यू फॉर द रेडियस, स्मॉलेस्ट विल बी द वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये तो हुआ कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कैसे वेरिएशन आ रही है. सरफेस मींस जहां आप चल सकते हैं, यू नो द सरफेस एट द सी लेवल. सी लेवल पे जो आपका सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस हाइट कंसिडर किया जाता है, उस पे आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरह से वेरी करती है. इसके अलावा अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, सपोज आप सरफेस से उठ के जो आपका ऑब्जेक्ट है, देखिए यहां वाली डिस्कशन में अभी हमने ये अज्यूम करा था दैट वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ at various points. Sometimes we are keeping the object at the equatorial radius, sometimes we are keeping the object at the polar radius, and sometimes we are keeping the object anywhere between the two radii. ठीक है, तो ऐसे करने पे आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा. अब है कि हम सरफेस से हट के बात करते हैं, हम सरफेस से उठ जाते हैं. आपके पास सरफेस वहां है जहां आप चल सकते हैं, जो आपका सी लेवल की हाइट है. अब आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे चले जाइए, जस्ट गो इनटू द एयर, जस्ट कीप द ऑब्जेक्ट इन द एयर, गो इनटू हायर ऑल्टीट्यूड, माउंटेन्स पे चले जाइए. आप सी लेवल से बहुत ज्यादा हाइट पर जाते हैं, अगर आप माउंटेन्स पे जाते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए. देखिए अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट सरफेस को छोड़ के हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहा है, तो आपके पास जाहिर सी बात है कि आर की वैल्यू विल अंडरगो एन इंक्रीज. आर का वैल्यू आपका बढ़ रहा है क्योंकि आर है ही क्या, रेडियस. ठीक है, रेडियस तो आपका चलो एक कांस्टेंट है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट अब बहुत दूर चला गया, देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका सरफेस की थोड़ी दूरी पर है, जैसे हम अपनी नॉर्मल हाइट से कोई चीज थ्रो करते हैं, तो इतना कम डिस्टेंस तो या इतनी छोटी हाइट तो हम कंसिडर ही नहीं करते, हम डिस्टेंस डायरेक्टली अर्थ का रेडियस ले लेते हैं. लेकिन इफ योर ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ वेरी 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 हायर ऑल्टीट्यूड लाइक माउंटेन्स, वो लेंथ आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. That length you have to take into consideration because that length is definitely going to impact the value of gravity now. इतना हाइट, इतना सा डिस्टेंस इंपैक्ट नहीं करेगा ग्रेविटी की वैल्यू के चेंज को. लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा हाइट है, बहुत ज्यादा हायर ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को वहां ले जाते हैं, वो ग्रेविटी की वैल्यू को डेफिनेटली अफेक्ट करने वाला है. ठीक है, तो अफेक्ट कैसे करेगा, अफेक्ट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही करेगा. इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर रेडियस टू अ वेरी हाई वैल्यू, देन the value of acceleration due to gravity should undergo a decrement. तो इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ले जाने की वजह से, तो ग्रेविटी की वैल्यू में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपकी ड्रॉप कर जाएगी. अब हम बात करते हैं दैट हाउ अबाउट गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ. ये तो हमने बात करी कि हम अर्थ के सरफेस पे हों तो कैसा रहता है. अर्थ के सरफेस को छोड़ के
एयर में चले जाएं, बहुत हायर ऑल्टीट्यूड्स पे चले जाएं, माउंटेन्स पे चले जाएं, तो कैसा रहता है। अभी बात करेंगे दैट व्हाट विल हैपन इफ यू आर गोइंग टू गो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर अगर आप माइंस में चले जाते हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर चले जाते हैं, अगर आप माइंस में चले जाते हैं, तो भी आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू अफेक्टेड होनी चाहिए। तो अफेक्ट क्या आना चाहिए? देखिए, अगर आप इसकी वैल्यू को देखते हैं, अगर आप अंदर चले जाते हैं, अंदर जाने से आपको यह लगेगा कि आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू में गिरावट आ रही है। ऑब्वियसली बात है कि सरफेस पे अगर आप ये वैल्यू ले रहे हैं रेडियस की, और अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को सरफेस के अंदर जाना है, माइंस में जाना है, मतलब यहां कहीं ऑब्जेक्ट को रखना है, सरफेस के अंदर जाके कहीं ऑब्जेक्ट को रखना है, तो इसके लिए जो रेडियस कंसिडर किया जाएगा वो तो छोटा हो गया। आई मीन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए, रेडियस या जो भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की पे इफेक्ट निकालना होता है ग्रेविटेशनल पुल का, उसमें जो हम डिस्टेंस लेते हैं, वी टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। तो अभी हम रेडियस, अगर ऑब्जेक्ट आपका माइल्स में है, तो आप रेडियस तो ले ही नहीं सकते अर्थ का, क्योंकि रेडियस तो उसकी दूरी से ज्यादा बड़ी दूरी है, वो तो लेनी ही नहीं है। अब आपने ये डिस्टेंस कंसिडर करना है विच इज डेफिनेटली लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस रिलेशन को देखकर ये लगेगा कि इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूसिंग देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट इंक्रीज, दैट मस्ट इंक्रीज। पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप माइंस में चले जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के अंदर जाकर प्लेस कर देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करती है, वो इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी नहीं होती है, जो कि फॉर्मूला से देख के लगता है, हमें लगता है कि शायद रेडियस की वैल्यू या आर की वैल्यू कम हो गई तो जी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, और बढ़ने की वजह से उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमें लगता है, ऐसा लग सकता है हमें, पर ऐसा होता नहीं है। द इफेक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट। ओके, जस्ट हैव अ लुक। देखिए, यहां हमने क्या किया है, दिस इज योर अर्थ, जो आप ये बाहर एक सॉलिड सर्कल देख रहे हैं, दिस इज योर अर्थ सर्फेस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर अर्थ सर्फेस। हमने अंदर माइंस में जाके कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है छोटा सा, which I have drawn here. So this is the object and we are just trying to figure out that what is the value of acceleration due to gravity which is going to exist at this point. This is our purpose. तो अब क्या होता है कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है, the distance from the center of the earth to this object, ये डिस्टेंस आपका, सपोज कुछ भी ले लीजिए, आप इसको RO ले लीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट इज RO, क्योंकि ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है तो मैंने इसको RO से रिप्रेजेंट कर दिया। ये अर्थ का रेडियस तो नहीं है, क्योंकि अर्थ का रेडियस तो ये है, अर्थ का रेडियस तो इससे बड़ा है, ये अर्थ के रेडियस से कम वैल्यू है। तो ये सोच के हमें लगता है कि क्योंकि आपके पास ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कम हो रहा है, तो जी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता। एक्चुअलिटी में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पास अगर ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, यू नो, समवेयर इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो the point of discussion here is that what is the amount of the mass which is attracting this object now. अगर ये ऑब्जेक्ट आपका सरफेस पे था या सरफेस से ऊपर कहीं पर भी था, उस वक्त आपके पास पूरा का पूरा अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा था। The entire earth, the entire mass of the earth was exerting an attractive pull on this object if it was kept on the surface of the earth or above the surface of the earth also. But now when it is kept deep inside the mines, पूरा अर्थ का मास इसको पुल कर ही नहीं रहा। Why? I have drawn a dotted circle here. मैंने यहाँ पर एक डॉटेड सा सर्कल शो किया है। ये डॉटेड सर्कल एक हाइपोथेटिकल सर्कल है बेसिकली, लेकिन ये आपको वो डिफाइंड, ये आपको ये बता रहा है कि अर्थ का सिर्फ इतना मास ही इस पे अब पुल एक्सर्ट कर रहा है। ये वाला मास पुल एक्सर्ट कर ही नहीं रहा। Right? So if you have an object which is kept somewhere deep inside the surface of the earth in the mines, तो इस पे जो pull exert किया जाएगा, that will not be from the side of the entire mass of the earth. पूरा का पूरा अर्थ का मास इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर ही नहीं रहा इस केस में। इस केस में सिर्फ जो आपके पास मैंने इतना मास दिखाया है, which is defined by the dotted line, which is defined by this dotted circle. This dotted circle is giving you the amount of the weight of the earth which is exerting an attractive pull on this object. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पूरे के पूरे मास द्वारा अट्रैक्ट किया ही नहीं जा रहा।
दिस इज नॉट बीन अट्रैक्टेड बाय द एंटायर मास, ये केवल इतने मास द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अब आपके पास जो इफेक्टिव मास है, जो कि यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू को जनरेट कर रहा है, उस मास की वैल्यू कम हो गई। देखिए आपके पास जो ग्रेविटी का फॉर्मूला था दैट इज Gm/r², ये था ना। तो आपके पास अगर इस रेडियस की वैल्यू कम हो गई है, रेडियस की वैल्यू r से ड्रॉप होके r0 हो गई है, रेडियस की वैल्यू आपकी r से ड्रॉप होके r0 हो गई है, तो उसी तरह से आपके पास जो मास की वैल्यू है वो भी अब एंटायर मास की वैल्यू नहीं रही, वो भी एक अपेरेंट मास की वैल्यू हो गई है, विच इज डिफाइंड बाय दिस डॉटेड सर्कल। ठीक है, तो आपके पास मास की वैल्यू में भी रिडक्शन आ गया है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू में तो रिडक्शन आया ही है, इसके साथ साथ इसकी वैल्यू में भी रिडक्शन आ गया, दोनों की वैल्यूज में रिडक्शन आ गया। मतलब यहां पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है दैट मस्ट ड्रॉप। Why? Because value of m is not remaining constant when we are going deep inside the mines. आपके पास जो मास हमने कंसिडर करना है वो मास भी कम हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। जो मास हमने कंसिडर करना है, मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट ही रहेगा, पर हमने अर्थ का पूरे मास का एक फ्रैक्शन कंसिडर करना है। आप ये समझ लिए, अर्थ के पूरे मास का एक हिस्सा कंसिडर करना है, क्योंकि वही हिस्सा इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रहा है। पूरा का पूरा अर्थ का मास उस पर ग्रेविटेशनल पुल नहीं एक्सर्ट कर रहा। ठीक है, तो आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू यहां आने वाली है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू इसके रिड्यूस होने से इसमें भी रिडक्शन आ रही है। देयर इज अ रिडक्शन व्हिच इज कॉज्ड इन द वैल्यू ऑफ r इज ड्रॉपिंग फ्रॉम r टू r0। ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव मास, आप इसको m0 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव मास विच हैज टू बी कंसिडर्ड हियर आल्सो इज ड्रॉपिंग। तो आपके पास मास की वैल्यू में भी रिडक्शन आ रही है, जिसकी वजह से आपकी ग्रेविटी की वैल्यू ड्रॉप कर जाती है व्हेन यू गो डीप इनसाइड द माइंस। चलिए देखिए, यहां पे हमने क्या करा कि आपके पास ग्रेविटी का रिलेशन है विच इज इक्वल टू Gm0/r0², राइट। तो यही रिलेशन मैं यहाँ पे रिपीट करके लिख देती हूँ। यहां पर हमने जो m लिया है, जो हमारा मास का वैल्यू है, mass is replaced by the product of your volume and density, volume of earth and density of earth। अब क्योंकि हमने जो वॉल्यूम कंसिडर करना है वो सिर्फ इस स्फीयर का करना है, ये छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम हमने डिफाइन करना है। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r0³। क्योंकि अब रेडियस इस स्फीयर का, जो मैंने डॉटेड सर्कल से शो किया है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r0 है, तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई r0³ इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, आप अर्थ का बड़ा हिस्सा कंसिडर कीजिए, आप अर्थ का छोटा हिस्सा कंसिडर कीजिए, कुछ भी हिस्सा कंसिडर कीजिए, डेंसिटी इज नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज। जो मटेरियल कॉम्पोजिशन बड़े अर्थ के लिए है वही मटेरियल कॉम्पोजिशन उसके अंदर किसी भी छोटे हिस्से का भी है। ठीक है, सो d इज अनचेंज्ड एंड डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस विच इज, इस डिस्टेंस की जगह हमने फिर से r0² ले लिया है, क्योंकि ये आपका r0² है। अच्छा, इस पूरे रिलेशन में G 4/3 पाई और d, ये जो एक टर्म है ये आपकी कांस्टेंट है, ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। 4/3 इंटू पाई ये भी कांस्टेंट है। डेंसिटी मैंने बोला चेंज नहीं करेगी, आप माइंस के अंदर जाए, कहीं पर भी जाए, अर्थ की डेंसिटी वही मानी जाएगी। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द रेडियस। इस रिलेशन से पता चलता है कि ग्रेविटी की वैल्यू r0 की प्रोपोर्शनल है। मतलब माइंस के, अगर आप सरफेस के अंदर चले गए हैं तो सरफेस के अंदर जाने के बाद ग्रेविटी की वैल्यू आपकी रेडियस की प्रोपोर्शनल आती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आप अंदर जाते जाएंगे आपके पास रेडियस कम होता जाएगा, इफेक्टिव रेडियस कम होता जाएगा जितना ज्यादा आप अंदर जाते जाएंगे, और अकॉर्डिंगली ग्रेविटी की वैल्यू शुड डिक्रीज। तो द मोर वी गो इनसाइड द सर्फेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी अंडरगोज अ रिडक्शन। तो रिड्यूस होते 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 फाइनली अगर आप बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाते हैं, इफ यू रीच द सेंटर ऑफ अर्थ, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आपके पास ग्रेविटी का वैल्यू जस्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 0 हो जाता है, इतना रिड्यूस हो जाता है कि वो फाइनली 0 हो जाता है, राइट? So this is how we see the variation in the value of acceleration due to gravity on Earth. हमें उसके सरफेस पे कैसी रहती है, उससे हायर ऑल्टीट्यूड्स पे चले जाओ तो कैसी रहती है, डीप इनसाइड द माइंस चले जाए तब कैसी रहती है। तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट तो नहीं रहता। अच्छा, इससे एक फैक्ट आपका सामने आता है कि
जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रहता है, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा। जहां पे भी ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी वहां पे वेट भी डिफरेंट होगा। जैसे हमने दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है अभी तक, वी हैव टॉक्ड अबाउट मास एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट वेट, राइट? सो इफ मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, हम बोलते हैं वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, ठीक है? क्योंकि वेट होता ही क्या है, वेट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ योर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब अगर आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में वेरिएशन आ रही है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट भी चेंज हो सकता है। सो वेट इज अ वेरी वेरिएबल क्वांटिटी, यू कैन से इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी बिकॉज इट्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड टू चेंज एट वेरियस प्लेसेस। सो द वैल्यू ऑफ वेट entirely depends upon the value of mass and acceleration due to gravity. नाउ मास इज अ कांस्टेंट थिंग। मास तो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कहीं भी चेंज नहीं करती। आप एक ऑब्जेक्ट के या एक मास को किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, मास आपका सेम रहने वाला है, लेकिन वेट आपका सेम नहीं रहने वाला। वेट एक ऑब्जेक्ट का कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि उस सेलेस्टियल बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मून का केस कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके बुक्स में भी मेंशन्ड है, अगर आप मून का केस कंसिडर करते हैं तो वट एवर इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मून पे जो आपको वेट मिलेगा उसी ऑब्जेक्ट का, वो उसके ऑब्जेक्ट्स वेट ऑन अर्थ का 1/6 होगा। मास तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, मास तो चेंज नहीं होगा अगर आप किसी भी हेवनली बॉडी पे स्विच कर जाते हैं, किसी और बॉडी पे चले जाते हैं, लेकिन वेट आपका चेंज हो जाएगा। मून पे ऑब्जेक्ट का वेट 1/6 हो जाएगा, ऐसा देखा जाता है। उसी तरह से आपके पास एक ऑब्जेक्ट का वेट 0 भी हो सकता है। If you are asked that is it possible that we have a weightless body? Yes, we can have a weightless body. अगर आप किसी भी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां ग्रेविटी नहीं है, जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं एग्जिस्ट करती, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो 0 हो जाएगा। जैसे अगर आप अर्थ को लेते हैं तो अर्थ पे कोई एक ऐसी जगह है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है। जैसे हमने अभी बात करा कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर आप अर्थ के सेंटर पे आते हैं, यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, जहां वैल्यू ऑफ ग्रेविटी 0 है वहां पर वेट भी 0 हो जाएगा। मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन वेट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ जी की वैल्यू 0। सो दिस इज हाउ योर वैल्यू ऑफ वेट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए अब हम एक और केस कंसिडर करते हैं, दैट इज अ केस नंबर 3। इस सिचुएशन में सपोज आपने दो सेलेस्टियल बॉडीज में यू हैव टू स्विच फ्रॉम वन सेलेस्टियल बॉडी टू द अदर वन, लेकिन वो स्विच इस तरह का होना चाहिए कि आपके पास मास को कांस्टेंट रखना है, आपने मास को कांस्टेंट रखना है और रेडियस के बीच में जो चेंज आ रहा है वो मैंने मेंशन कर दिया है, दैट योर फर्स्ट रेडियस इज r1 एंड योर सेकंड रेडियस इज r2 एंड द रिलेशन बिटवीन r1 एंड r2 इज मेंशन्ड हियर। Your R2 is 2 times the radius of your first body, that is R1. So R2 is twice of R1. ये रिलेशन है कि आप एक सेलेस्टियल बॉडी से सपोज दूसरी पे स्विच कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से स्विच कर रहे हैं कि मास आपका कांस्टेंट रहे। अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल नहीं है कि मास आपका कांस्टेंट रहे। अगर आप किसी भी चीज का वॉल्यूम बड़ा कर रहे हैं तो मास बढ़ेगा। सिर्फ एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि मास आपका कांस्टेंट रहे। क्या कंडीशन है वो? देखिए, अगर हम मास का रिलेशन देखते हैं, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। So if you are increasing the radius, your volume of any spherical object that will definitely change. आपके पास वॉल्यूम क्योंकि ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ने तो बढ़ना ही है। You cannot stop the volume to increase. So if you are increasing the volume by increasing the radius and you want to keep the mass constant, how is it possible? You are increasing this volume thing and you want to keep the mass unchanged, mass constant. That is only possible if there is reduction in the density. अगर डेंसिटी कम है, देखिए अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर आप दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उसमें कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इस तरह से डिफरेंट है कि जो आपका छोटा ऑब्जेक्ट है वो बहुत डेंस है। डेंस होने का मतलब इसमें जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है, देखिए डेंसिटी को मैं सिंपल फंडे से ऐसे समझा सकती हूँ। आप ये इमेजिन कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की पैकिंग ऐसी है, दे आर टाइटली पैक्ड।
सो जितने टाइटली पैक्ड होंगे वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे कि सॉलिड्स में होती है नॉर्मली। और आप एक दूसरा सॉलिड ले लीजिए जिसमें कि मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कुछ इस तरह की है। You know, this is how the molecules are packed. They are not densely packed, they are sparsely packed. ठीक है ना? तो ऐसे केस में हम कहेंगे डेंसिटी कम है, ऐसे केस में आपके पास डेंसिटी कम है। तो इस सिचुएशन में अगर आप रेडियस को इंक्रीज करके वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं लेकिन आपको मास कांस्टेंट रखना है, तो वो तब पॉसिबल है कि अगर आपके पास बड़े ऑब्जेक्ट की, बड़े ज्यादा वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो। तो इन केस आपके पास ऐसा कोई स्विच पॉसिबल है, सपोज या ऐसी कोई स्विच है जिसमें आप एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर जा रहे हैं, प्रोवाइडेड द अदर सेलेस्टियल बॉडी इज नॉट दैट डेंस इन कंपैरिजन टू योर फर्स्ट वन। आपकी फर्स्ट सेलेस्टियल बॉडी ज्यादा डेंस है जिसमें ये डी वाला फैक्टर ज्यादा है, और जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी है वो उतनी ज्यादा डेंस नहीं है, उसका मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ज्यादा नहीं है, वो उतना डेंस नहीं है, तो आप उसकी डेंसिटी कम मान सकते हैं। तो जिसकी डेंसिटी कम है उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और जिसका वॉल्यूम कम था रेडियस कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन वी कैन से कि स्विच फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज नॉट चेंजिंग द मास। मास केवल इसी तरीके से कांस्टेंट रह सकता है। तो अब आपका मास तो आपने कांस्टेंट रखना है। इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। व्हाट इज द पॉसिबल चेंज दैट कैन अपीयर इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। देखिए, जस्ट हैव अ लुक, हमने दोनों जगह पर ग्रेविटीज का वैल्यू का इवैल्यूएशन कर लिया है। G1 आपका है Gm/r1², लाइकवाइज G2 आपका है Gm/ ट्वाइस ऑफ r1 का होल स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ r1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि r2 इज ट्वाइस ऑफ r1, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ यूज कर दी है। यहां से मैंने G1 और G2 का रेशियो वैल्यूएट करिए जस्ट टू टेल द कंपैरिजन। तो मेरे पास कंक्लूजन आया है दैट माई G1 इज 4 टाइम्स ऑफ G2। माई G1 is 4 टाइम्स ऑफ G2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने रेडियस में इंक्रीज कर दिया तो मेरे ग्रेविटी की वैल्यू में सीधा सीधा रिडक्शन आ गया। Why? Because my mass is not allowed to change this time. देखिए, इस रिलेशन में अगर आपका मास चेंज नहीं होगा तो आपकी ग्रेविटी डायरेक्टली रेडियस के हिसाब से या आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज कर जाएगी। तो अगर आपके पास आर की वैल्यू में चेंज आ रहा है, आर की वैल्यू में आप इंक्रीज कर रहे हैं, आर की वैल्यू में इंक्रीज भी आप कैसा कर रहे हैं, आप आर की वैल्यू को डबल कर रहे हैं। सपोज यू आर डबलिंग द वैल्यू ऑफ आर, तो आर की वैल्यू डबल होने से आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1/4 रह जाती है। इट रिड्यूसेस बाय फैक्टर ऑफ 1/4, राइट। ये आपका यहां से क्लियर हो गया, बिकॉज ग्रेविटी which is existing on planet 1 जिसका रेडियस कम था, that is 4 times the gravity which will be existing for planet 2। तो planet 2 की वैल्यू के 4 टाइम्स आपकी R1 है। दैट मीन्स जो आपकी चेंज आपने करा, इफ यू जस्ट डबल द रेडियस, तो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू इस प्लैनेट के कंपैरेटिवली 1/4 है। सो ग्रेविटी वैल्यू रिड्यूस्ड बाय अ वैल्यू ऑफ 4। तो ये आपका इस रिलेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर देखिए, पहले जो हमने डिस्कशन किया था उसमें रेडियस के चेंज होने से मास भी चेंज हो रहा था, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट आ रहा था कि ये भी इससे भी चेंज आ रहा है, इससे भी चेंज आ रहा है, और जो चेंज आ रहा है वो कॉन्ट्राडिक्टरी चेंज है। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन टू स्टडी दैट व्हाट इज गोइंग टू फाइनली हैपन टू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। बट यहां पर सीधे सीधे मास की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट की कांस्टेंट होती है, वैसे मास की भी कांस्टेंट है। इस इलस्ट्रेशन में वैल्यू में वेरिएशन केवल रेडियस की आ रही है, तो रेडियस के जो भी वैल्यू आए, जो भी वेरिएशन आएगा उसके इनवर्स वेरिएशन आपके वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आ जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।